बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 138 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने बारी बारी दोनों टांगों को हल्के हल्के झटके दिए। इसी दौरान में मैंने एक नज़र रूपमती की तरफ भी देखा। उसके चेहरे पर सुर्खी थी और आंखों में तहय्युर का समंदर लहरें ले रहा था। उसके करीब खड़ा तेज भी अब चीख चीख कर अपने मुन्ना को हौसला दे रहा था। दरवाजे के करीब वो दोनों अब अकेले नहीं रह गए थे। उनके पीछे दरवाजे में और बाहर राहदारी में मुझे और भी चेहरे नजर आए। सब लोग हैरत ज़दा सी नजरों से सब कुछ देख रहे थे। जानकी सामने वाली दीवार के करीब खड़ी अब भी चीख चीख कर मेरी हौसला अफजाई कर रही थी। उसकी आवाज़ ही ने यह काम किया था और मैं अपने पैरों पर खड़ा होने में कामयाब हो सका था। दरमेश अब भी बेसुध पड़ा था। तेई सिंह उसके करीब झुका मुसलसल चीख रहा था। बिलाकर दरमेश के जिस्म में हरकत पैदा हुई और वो कूनी का सहारा लेकर उठ गया। उससे ठीक तरह से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वो बदमाश साथी की तरह झूम रहा था। मैं पूरी तरह अपने आवाज में आ चुका था और दरमेश को पूरी तरह संभलने का मौका दिए बगैर मैंने उस पर हमला कर दिया। मेरी साइड किक उसके बाजू की कूनी पर लगी। वो करा उठा और बाजू झटकने लगा। मैंने एक और किक लगाने की कोशिश की, लेकिन इस मर्तबा वो अपने आप को बचा गया, बल्कि संभल कर जवाबी कार्रवाई के लिए भी पर तोलने लगा। इस मर्तबा दरमेश का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो तजर्बाकार और मंजा हुआ पहलवान नजर आ रहा था। उसका अंदाज बहुत मोहतात था। इस मर्तबा मैं भी मोहतात था। पहले जरा सी बेपरवाही का नतीजा भुगत चुका था। दरमेश में ताकत गोया कूट कूट कर भरी हुई थी, मगर बात वही थी, उसे ताकत इस्तेमाल का सलीका नहीं था। अगर वो इस हुनर से वाकिफ होता तो अब तक मेरी जिंदगी का खात्मा कर चुका होता। और मैं इस हकीकत से भी वाकिफ था कि अगर इस मर्तबा मैं उसके हाथ लग गया तो जिंदा नहीं बच सकूंगा। इसलिए अब मैं उसे ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहता था। दरमेश ने लपक कर मुझे गिरफ्त में लेने की कोशिश की। मैं अपने आप को बचा गया, मगर उसने बड़ी फुर्ती से पलट कर दोबारा हमला कर दिया। उसके पैर की ठोकर मेरे बाएं पहलू पर लगी। मैं लटखड़ा गया, लेकिन फौरन ही संभल गया। दरमेश उछलकर दोबारा मेरी तरफ लपका। उसका ख्याल था कि मैं अभी तक लड़खड़ा गया हूँगा, इसलिए उसके दाव में आ जाऊंगा, लेकिन उसकी ये खुशफहमी फौरन ही रफा होगी। मैं अपनी जगह पर खड़े खड़े किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह उछला। मुझे इस तरह उछलते देखकर उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, मगर मेरी फ्लाइंग किक उसके सीने पर लगी और वो बिल बिलाता हुआ लड़खड़ा गया। ये उसकी हिम्मत थी कि मेरी फ्लाइंग किक बर्दाश्त कर गया था और गिरा नहीं था। वो दोबारा संभल कर मेरी तरफ लपका। मैंने इस मर्तबा अपनी फाइटिंग टेक्निक में थोड़ी सी तब्दीली पैदा कर ली थी और दरमेश की तरफ से रुख मोड़कर मुखालिफ सिमत वाली दीवार की तरफ लपका। मैंने उछलकर फ्लाइंग किक लगाने वाले अंदाज में दोनों पैर दीवार पर टिकाए और पूरी कुव्वत से दीवार को धकेलता हुआ पीछे की तरफ पलटा और हवा में उड़ता हुआ रमेश की तरफ लपका। ज़ाहिर है दरमेश मेरी इस टेक्निक को नहीं समझ सका होगा। जब मैं दीवार की तरफ लपका था तो वो यही समझा था कि मैं उसे बचने के लिए राय फरार इख्तियार कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं अपने पैरों से दीवार को धकेल कर हवा में वापस पलटा तो उसी लम्हे मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में शदीद तरीन हैरत उभर आई थी, लेकिन मैंने उसे ज्यादा देर तक हैरान होने का मौका नहीं दिया। दूसरे ही लम्हे मेरी फ्लाइंग किक ने उसे बिलबिलाने पर मजबूर कर दिया। मैंने बाईं टांग अंदर की तरफ समेट रखी थी और दाईं टांग से किक लगाई थी। मेरे पैर का तलवे वाला हिस्सा उसकी पेशानी पर लगा। मेरे पैरों में जोगर थे। जोरदार जरब से उसकी पेशानी की खाल फट गई और फौरन ही खून रिसने लगा। दरमेश ऊंट की तरह बिलबिलाता हुआ लड़खड़ा कर पुश्त के बल गिरा। मैंने जिस अंदाज से दीवार का सहारा लेकर फ्लाइंग किक लगाई थी, उस पर दरवाजे में खड़े हुए सब ही बेइख्तियार वाह वाह पुकार उठे थे। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। वहां अब लोगों की तादाद बढ़ गई थी। पीछे वाले लोग आगे वालों को धकेल कर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। रूपमती की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। उसके करीब खड़ा हुआ तेई सिंह एक बार फिर चीख चीख कर दरमेश की हौसला अफजाई कर रहा था। दरमेश इस मर्तबा हैरत अंगेज तौर पर बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उठकर खड़ा हो गया और उससे भी ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उसने उछलकर फ्लाइंग किक लगा दी। मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की, मगर उसका पैर मेरे बाएं कंधे पर लगा। मुझे यूं लगा जैसे कई मन वजनी और थोड़े से जरब लगाई गई हो। मैं जरा सा झुका तो दरमेश ने इस मौके से फायदा उठाते हुए एक और किक लगा दी। इस मर्तबा ठोकर मेरे सीने पर लगी। मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। दरमेश ने तीसरी ठोकर मारने की कोशिश की तो मैंने उसकी ये किक कलाई पर रोक ली और फौरन ही संभल कर जवाबी हमला कर दिया। मेरी पहली साइड किक उसके कूले पर लगी। वो लड़खड़ा गया। उसके संभलने से पहले मैंने दूसरी किक रसीद कर दी और फिर मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा, मगर मेरी हर किक उसके बदन के किसी ना किसी हिस्से को गरमा देती। साइड, फ्रंट और स्पिन किक मैं हर तरह से उसकी तवाज़े कर रहा था और फिर एक जोरदार बैक किक ने उसे जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया। दरवाजे के सामने और अंदर लोगों की तादाद बढ़ गई थी। ये वो दौलतमंद लोग थे जो हिंदुस्तान के दूर दराज शहरों से गुलामों और कनीजों की खरीदारी के लिए किसी भी आबादी से मीलों दूर वीराने में लगने वाले इंसानों की इस मंडी में आए हुए थे।
इन लोगों में वो शख्स भी शामिल था जिसने मेरी बोली लगाने में रूपमती का मुकाबला किया था और फिर शिकस्त तस्लीम करके रूपमती के हक में बोली से दस्तबरदार हो गया था। मैं एक बार फिर धर्मेश की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो उठने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी पसली पर ठोकर रसीद कर दी। मेरी दूसरी ठोकर इस तरह नाकाम हो गई कि उसने बड़ी फुर्ती से मेरा पैर पकड़ लिया। मैं एक टांग पर नाच कर रह गया, फिर धड़ाम से धर्मेश के करीब गिर गया। धर्मेश ने इस मौके से पूरा फायदा उठाया और मेरे ऊपर लद गया। इससे पहले कि मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करता, उसने मेरी गर्दन दबोच ली। उसका एक घुटना मेरे सीने पर और दोनों अंगूठे मेरे नरखरे पर थे। मेरे सीने और नरखरे पर दबाव बढ़ रहा था। धर्मेश पर जुनून तारी था और मुझे लगता था कि अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। नरखरे और सीने पर दबाव बढ़ रहा था और मुझे सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। वो ताकत का पहाड़ था जो मेरे ऊपर लदा हुआ था। मेरे लिए सिर्फ एक चांस था। उसकी गर्दन को गिरफ्त में लेने की कोशिश करने लगा। वो सर को झटके देकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिलाकर उसके बाल मेरी गिरफ्त में आ गए। मैंने उसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिए और दूसरे हाथ की हथेली से उसकी जख्मी पेशानी पर ज़रब लगाई। वो करा उठा और सर को झटका देकर बाल छुड़ाने की कोशिश करने लगा, मगर कामयाब ना हो सका। मैंने उसकी जख्मी पेशानी पर एक और ज़रब लगाई और फिर दोनों हाथों से उसकी गर्दन को गिरफ्त में ले लिया। मेरी अपनी हालत अगरचे गैर थी, नरखरे पर उसके अंगूठों का दबाव कुछ और बढ़ गया था। सांस रुकने लगा था, मगर मैं सिर्फ एक बात जानता था, मेरी मामूली सी कमजोरी मेरी मौत का बायस बन सकती थी। मैंने अपनी तमाम तर कुव्वत अपनी बाहों में मुजतमे कर ली और दोनों हाथों के अंगूठे उसकी हंसली की हड्डियों से जरा ऊपर गर्दन पर जमा दिए। गर्दन के दोनों तरफ की ये प्रेशर पॉइंट अब मेरे अंगूठों के नीचे थे। ये खतरनाक तरीन प्रेशर पॉइंट थे। अंगूठों को गैर मामूली दबाव हरीफ की मौत का बायस बन सकता था, मगर मैं धर्मेश को मारना नहीं चाहता था। पहले मैंने अंगूठों का बहुत मामूली सा दबाव डाला, जिसे वो बर्दाश्त कर गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता दबाव बढ़ाने लगा। धर्मेश के चेहरे पर अब जुनून की बजाय तकलीफ और अजियत के आसार नमूदार होने लगे। मेरी गर्दन पर उसकी गिरफ्त बतदरीज कम पड़ने लगी और बिलाकर उसके हाथ ढीले पड़ गए। उसके बदन में तनाव सा पैदा होने लगा। चेहरे पर बेपना करब उभर आया। उसके हल्क से चीख जैसी गुटी गुटी सी आवाज खारिज होने लगी और फिर उसका जिस्म ढीला पड़ने लगा। और फिर उसी लम्हे फजा फायर की आवाज से गूंज उठी। गोली मेरे सर से चंद इंच के फासले पर कालीन में लगी थी। मैंने उसकी दमक महसूस की थी। मैंने धर्मेश को अपने ऊपर से एक तरफ धकेल दिया। वो मट्टी की बोरी की तरह एक तरफ लुढ़क गया। मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। एक अजीब मंजिर मेरी निगाहों के सामने था। जानकी ने तेई सिंह की कलाई अपने दोनों हाथों में बड़ी मजबूती से थाम रखी थी। तेई सिंह के हाथ में पिस्तौल था, जिसका रुख इस वक्त ऊपर की तरफ था। वो झटके देकर अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जानकी की गिरफ्त खासी मजबूत थी। तेई सिंह के चेहरे पर करबो अजियत के आसार उभर आए। तेज के ख्याल में जानकी आम सी औरत थी, नाजुक अंदाम, लेकिन वो नहीं जानता था कि जानकी जिंदगी की कठिनाइयों की भट्टी से गुजरी थी। उसने शाओलिन टेंपल में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी। उसकी गिरफ्त आईनी शिकंजे से कम नहीं थी। तेई सिंह की उंगली अभी तक ट्रैगर पर थी। हाथ को झटका लेने से ट्रैगर दब गया। इस मर्तबा गोली जानकी के बिल्कुल करीब से गुजरती हुई सामने वाली दीवार में पैवस्त हो गई। पहले फायर के साथ ही कमरे के अंदर चीखते हुए लोग बाहर भाग गए और अब वहां सामने रायदारी में खड़े कुछ लोग ये तमाशा देख रहे थे कि अंदर सिर्फ 2 अफराद रह गए थे। मुझे सूरत हाल का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। मेरी और धर्मेश की लड़ाई के दौरान में तेई सिंह चीख चीख कर धर्मेश की हौसला अफजाई करता रहा था, मेरे खिलाफ दाव बताता रहा था। लेकिन उसने जब देखा कि वो पूरी तरह मेरे शिकंजे में फंस चुका है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, तो तेई सिंह ने धर्मेश को बचाने के लिए मुझे मौत के घाट उतारने के लिए पिस्तौल निकाल लिया। लेकिन जानकी ने ऐन वक्त पर उसकी ये हरकत देख ली और उसने बड़ी तेजी से उस पर हमला कर दिया। उसका हाथ बर वक्त तेई सिंह के पिस्तौल वाले हाथ पर पड़ा था, जिससे पिस्तौल का रुख बदल गया था और गोली मेरे सर से चंद इंच दूर कालीन में लगी थी। अगर जानकी बर वक्त कार्रवाई ना करती तो मेरी खोपड़ी में सुराख हो चुका होता। मैंने धर्मेश की तरफ देखा। वो बेइसु हरकत पड़ा था। उसका पेट फूल पुचक रहा था, जिसका मतलब था कि वो जिंदा था, लेकिन मेरा भी उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। उसकी गर्दन की नसों पर सिर्फ इतना ही दबाव डाला था कि वो कुछ देर के लिए अंटा गफील हो जाए। मैंने मुड़कर एक बार फिर रूपमती की तरफ देखा। वो शोला जवाला बनी हुई थी। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख था। आंखों से चिंगारियां बरस रही थी। तेई सिंह, वो चीखी, पिस्तौल फेंक दो। नहीं राजकुमारी, तेई सिंह ने जवाब दिया। उसकी आवाज घुटी घुटी सी थी। इसने मेरे मुन्ना को मार दिया है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, पिस्तौल फेंक दो। लेकिन पिस्तौल फेंकना भी अब तेई सिंह के इख्तियार में नहीं था। जानकी ने उसकी कलाई इस तरह अपनी गिरफ्त में ले रखी थी कि वो पिस्तौल भी हाथ से नहीं छोड़ सकता था। और फिर जानकी ने दोनों अंगूठों के नाखून उसकी कलाई की रग में पैवस्त कर दिए।
तेज सिंह के चेहरे पर अजियत के तासरात बढ़ गए थे और उसके साथ ही पिस्तौल के दस्ते पर उसकी उंगलियों की गिरफ्त ढीली पड़ गई और पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर नीचे गिर गया। रूपमती के करीब खड़े हुए शख्स ने झपट कर पिस्तौल उठाकर मुझे जद पर ले लिया। उसका ख्याल था कि मैं उनमें से किसी पर हमला करने की कोशिश करूंगा, मगर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। जानकी ने अभी तक तेज सिंह की कलाई गिरफ्त में ले रखी थी। तेज सिंह भी दरमेश की तरह कद्दावर और तनुमंद आदमी था और इसमें शुबा नहीं कि जानकी ने मेरे साथ मार्शल आर्ट की तरबियत हासिल की थी और उसे लड़ाई का खासा तजर्बा हासिल हो गया था। मगर मुझे इस बात पर भी हैरत जरूर थी कि तेज जैसा शख्स, मजबूत कद काट का शख्स जानकी से अपनी कलाई नहीं छुड़ा सका। जानकी गालबन अब भी उसकी कलाई छोड़ने को तैयार ना थी। उसने शायद ये तय कर लिया था कि अपने नाखूनों से उसकी कलाई की रग काट कर ही रहेगी। रूपमती अब चीख चीख कर जानकी को हुक्म दे रही थी कि वो तेज सिंह को छोड़ दे, मगर जानकी पर उसके चीखने चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा था। मेरे ख्याल में बात उस वक्त तक बहुत बढ़ चुकी थी, सूरत-ए-हाल बहुत संगीन थी। हम रूपमती के जरखरीद गुलाम थे। इस सूरत-ए-हाल के बाद वो हमारे साथ कोई भी बेरहमाना सलूक कर सकती थी, लेकिन मैं इस सूरत-ए-हाल को मजीद संगीन नहीं बनाना चाहता था। रूपमती ने अगरचे वादा किया था कि अगर मैं दरवेश को पिछाड़ दूं तो मुझे कुछ मराद मिल जाएगी, लेकिन मुझे उस पर एतमाद नहीं था। रूपमती ने अगरचे तेज सिंह को भी शुरू ही में मुदाखलत करने से मना किया था, लेकिन उसने दरवेश को मेरे हाथों से पिटते देकर मुझे गोली मारने की कोशिश की थी। मगर जानकी की बरवक्त मुदाखलत से मेरी जान बच गई थी और अब मैं ज्यादा हंगामा नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने जानकी को इशारा किया वो तेज सिंह को छोड़ दे। जानकी ने पैर ऊपर उठाकर टांग दूरी कर ली और तेज सिंह की टांगों के बीच में घुटने से जोरदार ठोकर दे मारी। तेज सिंह चीखता हुआ दोहरा हो गया। जानकी ने जोरदार झटके से उसकी कलाई छोड़ दी। तेज सिंह बिल्कुल दोहरा हो गया। उसने एक हाथ टांगों के बीच में रखा हुआ था और मजरूब कलाई को जोर जोर से झटके दे रहा था। जानकी रूपमती के सामने तनकर खड़ी हो गई। अपने कुत्तों को पटे डाल कर रखा करो, वरना किसी के हाथों मारे जाएंगे। वो रूपमती के चेहरे पर नजरें जमाते हुए घुर्राई। रूपमती का चेहरा कुछ और सुर्ख हो गया। उसने कुछ कहना चाहा, मगर उसके करीब खड़ा हुआ शख्स उससे पहले ही बोल पड़ा। ए छोकरी, उसके लहजे में घुर्राहट नुमाया थी। राजकुमारी रूपमती ने तुम्हें 1.5 लाख रुपए देकर खरीदा है। अब तुम इनकी कनीज हो। तुम्हें अब इस लहजे में बात करने का कोई हक हासिल नहीं। अब अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। ये भी अपने आप को मर्द समझता है, मगर मेरे पंजे से अपनी कलाई नहीं छुड़ा सका। और तुम, जानकी उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर तुम्हें भी मर्द होने का दावा है तो आओ लड़ाओ पंजा। उस शख्स ने पिस्तौल को नाल की तरफ से पकड़ लिया और भिन्नाए हुए अंदाज में जानकी की तरफ बढ़ा, मगर रूपमती ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं ठाकुर बनूर सिंह, वो बोली, तुम जानते हो जब पहली मर्तबा किसी के माथे पर गुलामी का ठप्पा लगता है तो वो इसी तरह अपने हवास खो बैठता है। ये छोकरी भी गालिबन पहली मर्तबा गुलाम बनी है और मेरे ख्याल में इसका ताल्लुक किसी अच्छे घराने से है, इसलिए कुतिया की तरह चिल्ला रही है। बहुत भौंक लिया तुमने भी, अपनी जबान को लगाम दो। जानकी चीखी। रूपमती ने इस मर्तबा किसी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। उसके बरक्स वो मुस्कुरा कर रह गई। ठाकुर बनूर सिंह और उससे पहले तेज सिंह ने उसे राजकुमारी कहकर मुखातिब किया था, जिसका मतलब था कि उसका ताल्लुक किसी बहुत ऊंचे खानदान से था और इस बात की इकासी तो उसकी हैसियत भी कर रही थी। वो कोई मामूली औरत हरगिज नहीं थी। कुछ देर पहले ठाकुर बनूर सिंह ने इंकिशाफ किया था कि रूपमती ने जानकी को 1.5 लाख रुपए में खरीदा था और मेरी अपनी कीमत का तो मुझे इल्म था। जो औरत खड़े खड़े 4.5 लाख रुपए में 2 इंसानों को खरीद सकती थी, वो कोई मामूली औरत तो हरगिज नहीं हो सकती थी। वो अगर चाहती तो उसके एक इशारे पर वहां खड़े हुए आदमी जानकी का बर्था बना सकते थे। जरखरीद गुलाम या कनीज की हैसियत ही क्या होती है, मगर रूपमती ने ऐसा कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। उसके बरक्स उसके ऊँटों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट आ गई। वो ठाकुर की तरफ मुड़ी तो उसके ऊँटों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी होगी। ठाकुर बनूर सिंह जी, उसके लहजे में चांदी की घंटियों जैसी खनक ऊद कर आई थी। आप इस गुलाम को खरीदना चाहते थे, लेकिन नीलाम की बाजी हमने जीत ली। उसने मेरी तरफ इशारा किया। फिर इस छोकरी की पहली बोली भी आपने लगाई। दूसरी बोली हमारी थी, लेकिन इसके फौरन ही बाद हमने फैसला कर लिया था कि अगली बोली नहीं लगाएंगे, ताकि इसकी बोली आपके हक में खत्म हो जाए। मगर एक और ठाकुर बीच में कूद पड़ा और आप दस्तबरदार हो गए। इस तरह हमें मजबूरन बोली बढ़ानी पड़ी। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, हमारी वजह से आपको नीलाम में जिक उठानी पड़ी, जिसके लिए हम शर्मिंदा है। हम आपको पहुंचने वाली कोफ्त की तलाफी करना चाहते हैं। आपकी खिदमत में एक हकीर सा तोहफा पेश करना चाहते हैं, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। राजकुमारी रूपमती जी, ठाकुर बनूर सिंह बोला, आपकी मेहरबानी है जो आप मेरे बारे में इस तरह सोच रही हैं। आपका मामूली और हकीर सा तोहफा भी मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज होगा, तो मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल कीजिए बनूर सिंह जी। रूपमती ने मुस्कुराते हुए जानकी की तरफ इशारा किया। मैं एकदम सन्नाटे में आ गया। मेरे दिमाग में जैसे बर्फ सी जम गई।
सोचने समझने की तमाम कुव्वतें सल्ब हो गई। मैं कुछ कहना चाहता था मगर कुव्वते गोयाई ने भी जैसे साथ छोड़ दिया था। मैं फटी फटी सी नजरों से कभी रूपमती की तरफ देख रहा था और कभी जानकी की तरफ। जानकी का चेहरा भी धुआं हो गया था, लेकिन उसके आवाज मेरी तरह खराब नहीं हुए थे और वो मेरी तरह खामोश भी नहीं रह सकी थी। तुम ऐसा नहीं कर सकती, वो रूपमती की तरफ देख कर चीखते हुए बोली। मैं कोई बेजान चीज नहीं हूँ जिसे उठाकर दूसरों को दे दिया जाए। मैं एक इंसान हूँ, एक इंसान मुझे धोखे से पकड़। खामोश, रूपमती पहली मर्तबा ऊंची आवाज में बोली। तुम्हारी आजादी तो उस वक्त सल्ब हो गई थी जब विजय ठाकुर जैसे शख्स का साया तुम पर पड़ा था। मैंने बड़ी रकम देकर तुम्हें खरीदा है, अब तुम मेरी मलकियत हो। ये मेरी मर्जी पर मुनसर है कि तुमसे अपने पैरों के तलवे चिटवाऊं या किसी को तोहफे में दे दूं। वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बोली। अब ठाकुर बनूर सिंह तुम्हारा आका है। ठाकुर एक तजर्बाकार आदमी है, इन्हें गुलाम और कनीजे पालने का शौक है और ये अच्छी तरह जानते हैं कि तुम जैसी खूबसूरत कनीज को किस तरह रखा जाता है। ठाकुर जी, उसने आखिरी दो अल्फाज ठाकुर बनूर सिंह को मुखातिब करके कहे थे। हमारी तरफ से ये तोहफा कबूल कीजिए और अब इसे यहाँ से ले जाइए। शुक्रिया राजकुमारी जी, ठाकुर बनूर सिंह की बाँछें खिल गई। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती रंडी, जानकी चीखती हुई रूपमती की तरफ लपकी। लेकिन इससे पहले कि वो रूपमती के करीब पहुंच पाती, ठाकुर बनूर सिंह का इशारा पाकर 3 मुस्टंडे कमरे में घुस आए और जानकी से लिपट गए। जानकी चीख चीख कर उसे गालियां बकते हुए मुजाहमत करने लगी। वो बुरी तरह हाथ पैर चला रही थी मगर उन 3 मुस्टंडों के सामने उसकी एक नहीं चल रही थी। वो बेबस चिड़िया की तरह फड़फड़ा कर रह गई। वो तीनों मुस्टंडे उसे उठाकर बाहर ले गए। मैं भी अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत खड़ा था, मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था। वो लोग जानकी को उठाकर ले गए थे और मैं कुछ नहीं कर सका था और शायद कुछ कर भी नहीं सकता था। जानकी की चीखें देर तक मेरे कानों में गूंजती रही और फिर जैसे मेरे दिमाग पर तारी जुमूद टूट गया। फजा में मक्खियों की सी भिनभिनाहट थी। दरवाजे के सामने रायदारी में बहुत से लोग जमा थे जो रूपमती की सखावत पर सरगोशियों में तबसरे कर रहे थे। ठाकुर के आदमी जानकी को लेकर जा चुके थे, लेकिन वो अभी तक यहीं मौजूद था और उसके हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल का रुख मेरी तरफ था। उसका ख्याल था कि शायद अब मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा, लेकिन मेरा अब भी ऐसा कोई इरादा नहीं था। इतने लोगों की मौजूदगी में कुछ करना खुदकशी के मुतरादिफ था। मैं गुलाम था और यहाँ सब वो लोग थे जो गुलाम खरीदने आए थे। बल्फाज़े दीगर वो सब आका थे और किसी आका को गुलाम से क्या हमदर्दी हो सकती है। मेरी इस तरह खामोश रहने का ये मतलब नहीं था कि जानकी से मुझे कोई हमदर्दी नहीं रही थी और मैं बेहिस्सो हरकत हो गया था। मैंने तो कुछ और ही सोचा था, मगर जानकी ने मेरी सोच पर पानी फेर दिया था। इसमें शुबा नहीं कि आज के दौर में गुलामों की खरीदो फरोख्त एक संगीन जुर्म है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ गुलामों की जो मंडी लगी थी वो मेरे लिए हैरत अंगेज थी। ये जगह अगरचे किसी आबादी से मीलों दूर थी, मगर जमीन की गहराइयों में तो नहीं थी। किसी को इसका पता ना चलता और ये कोई एक दिन की बात भी नहीं थी। गालबन बरसों से ये घिनौना तरीन कारोबार हो रहा था। इंडिया के दूर दराज शहरों से लोग यहाँ आकर गुलामों और कनीजों की खरीदो फरोख्त करते थे, जिसका मतलब था कि लोग इस मंडी के बारे में जानते थे। यहाँ की हुकूमत भी वाकिफ थी, लेकिन ये कारोबार हो रहा था। गुलामों की इस गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ पहले भी आवाजें उठाई जाती होंगी, लेकिन ये धंधा जारी था। ये कारोबार करने वाले बहुत ताकतवर थे। खरीदारों में भी बासरो रसूख वाले भी मौजूद थे। रूपमती की मिसाल मेरे सामने थी। इसके बारे में अभी तक मैं कुछ नहीं जान सका था, लेकिन उसकी हैसियत देखकर तो ये अंदाजा हो गया था कि उसके पास दौलत की कमी नहीं थी। वो इस दौलत से हर चीज खरीद सकती थी, इंसान भी और इंसान की आज़ादी भी। इस दौलत के बलबूते पर उसका ऐसा रसूख होगा कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। जब मेरी बोली लगी तो मैं वाकई ही परेशान हो गया था, लेकिन जानकी को दोबारा अपने करीब देखकर मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया था और ज़हन में इस संगीन सूरत-ए-हाल से निजात का एक मंसूबा भी तरतीब देने लगा था। रूपमती ने जिस अंदाज में मेरी बोली लगाई थी, मैंने उसकी आंखों में जो पुलिसराज सी चमक देखी थी, उससे मैंने अंदाजा लगा लिया था कि उसने मुझे महज गुलाम बनाने के लिए नहीं खरीदा था। इत्तफाक से जानकी की खरीदार भी वही थी और इस तरह हम दोबारा मिल गए थे। हमें एक ही जगह पर रहना था। मैंने सोचा था कि सबसे पहले हम रूपमती का एतमाद हासिल करेंगे और उसके बाद रिहाई की कोई तरकीब सोची जाएगी, मगर जानकी की गर्म दिमागी ने मेरी सोचों पर पानी फेर दिया था। वो रूपमती का सामना होते ही उससे उलझ पड़ी। दरवेश ने जानकी को उसकी गुस्ताखी की सजा देना चाहिए तो मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा ना रह सका और इस तरह बात बढ़ती चली गई। मैं और दरवेश एक दूसरे के हरीफ बनकर सामने आए। रूपमती ने फाइट के शुरू ही में मुझसे वादा किया था कि अगर मैं दरवेश को पिछाड़ दूं तो मुझे बहुत सी मराद मिल जाएंगी। मुझे उसके वादे पर एतबार तो नहीं था, लेकिन अगर वाकई मुझे कुछ मराद हासिल हो जाती तो हम उससे फायदा उठा सकते थे। मगर जानकी ने सारा खेल बिगाड़ दिया था, जिसके नतीजे में रूपमती ने उसे दूसरे की झोली में डाल दिया था।
इसमें शुबा नहीं कि रूपमती बहुत दौलतमंद थी। वो लाखों रुपए मारीत के तहफ अपने दोस्तों को पेश कर सकती थी। 1.5 लाख रुपए में खरीदी हुई क्रीज क्या हैसियत रखती थी, लेकिन मैं जितना जानता था कि उसने ठाकुर बनूर सिंह को यह तोहफा उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए या खैर सगाली के जज्बे के तहत नहीं दिया था। वो तो दोनों बोरियों में उसका हरीफ था। जानकी को उसकी झोली में डाल देना दरअसल जानकी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई थी। जानकी को उसकी बदजबानी और गुस्ताखी की सजा देने के लिए एक बिगड़े हुए रईस के कदमों में डाल दिया गया था और उसका सबसे ज्यादा दुख मुझे हुआ था। जानकी के साथ आने वाले वक्त में क्या होगा इसका अंदाजा मैं लगा सकता था। मैंने गहरा सांस लेते हुए इधर उधर देखा। धर्मेश अभी तक बेहोश पड़ा हुआ था और तेज सिंह उसके करीब बैठा उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। उसकी अपनी हालत भी अच्छी नहीं थी। मुझे मुतवज्जो पाकर उसने मेरी तरफ देखा और बेड़िए की तरह गुर्राते हुए बोला, अगर मेरे मुन्ना को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी जिंदगी का चिराग गुल करने के लिए तुम्हें राजकुमारी रूपमती से इजाजत लेनी पड़ेगी, जिसने मुझे खरीदने के लिए रोकड़ा खर्च किया है। मैंने अपनी जगह हरकत की है बगैर पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। वैसे तुम इत्मीनान रखो, तुम्हारे मुन्ना को कुछ नहीं होगा, बस चंद रोज बदन की मालिश करनी पड़ेगी। मेरे इन सख्त अल्फाजों पर तेज सिंह तो तिलमिला कर रह गया। अलबत्ता रूपमती के होंठों पर दिल फरेब सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने उसके नाम का हवाला खास तौर पर दिया था। इस तरह मैं ये जाहिर करना चाहता था कि मैं तेज सिंह का नहीं, रूपमती का जर खरीद गुलाम हूँ और अब मेरी मालिक व वारिस वही है। ये बात कहकर गोया मैंने अपने इस मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया था, जिसके ताने बाने मैंने इस कमरे में जानकी के आते ही बुनना शुरू कर दिए थे। अगर ये जानकी अब जा चुकी थी, मगर मुझे रूपमती का एतमाद हासिल करना था। एक वफादार गुलाम बनकर तेज सिंह, रूपमती ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, धर्मेश को उठाकर अपने कमरे में ले जाओ और जब ये होश में आ जाए तो रवानगी की तैयारी करो। हम सुबह सूरज निकलने से पहले ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, ये गुलाम मेरे साथ जाएगा। रूपमती के इस फैसले पर तेज सिंह चौंके बगैर ना रह सका। उसने कुछ कहना चाहा, मगर रूपमती ने हाथ उठाकर जबान खोलने का मौका नहीं दिया। राजकुमारी जी, करीब खड़े हुए बनूर सिंह ने कहा, आप देख चुकी हैं कि ये कितना खतरनाक आदमी है, उसके बावजूद आप इसे अपने कमरे में ले जाना चाहती हैं बगैर मुआवजों के। मेरे मुआवजों का हाल तो आप भी देख चुके हैं ठाकुर जी। रूपमती ने उसकी बात काटते हुए कहा, यह असील है और मैं इसे कोई खतरा नहीं महसूस करती। आप इत्मीनान रखिए, ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम मेरे साथ आओ। उसने मुझे इशारा किया। तुम्हारी ताकत और महारत का मुजाहिरा मैं देख चुकी हूँ। इसमें शुबा नहीं कि तुम पलक झपकने की देर में बड़े बड़े सूरमाओं की गर्दन मरोड़ सकते हो, लेकिन राजकुमारी रूपमती से बगावत करने का ख्याल भी जहन में मत लाना। ऐसी सूरत में तुम्हें हिंदुस्तान तो क्या दुनिया के किसी गोशे में भी पनाह नहीं मिलेगी। आओ मेरे साथ। राहदारी में खड़े हुए लोग भी रूपमती के इस फैसले पर हैरान और परेशान थे। हम जैसे ही कमरे से निकले, लोग रास्ता देने के लिए एक तरफ हटते चले गए। रूपमती बड़ी शान और तमकनत से आगे चल रही थी। मैं उसके पीछे एक मुती और फरमाबरदार गुलाम की तरह सर झुकाए चल रहा था। हम एक और राहदारी में मुड़ गए। ये बहुत वसी व अरीज इमारत थी। यहाँ राहदारियों का जाल सा बिछा हुआ था। हर राहदारी में आमने सामने कई कमरे थे। हर कमरा बहुत बड़ा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक हिंदुस्तान के दूर दराज शहरों से आए हुए सैकड़ों लोग थे जो इस वक्त कदीम महल नुमा इमारत में मुकीम थे। ये सब दौलतमंद थे जो गुलाम और कनीजे खरीदने आते थे, जबकि गुलाम इन ताजरों के लिए रिहाइश का इंतजाम बाहर वाले हिस्से में किया गया था, जहाँ वसीउ अरीज मैदान के इतराफ में 7-7 लातादाद कमरे बने हुए थे। मेरे ख्याल में इस वक्त सुबह के 4 बजने वाले थे, मगर हर शख्स जाग रहा था। तमाम राहदारियां रोशन थी। लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। हम जिस तरफ से गुजरते, लोग मुड़ मुड़ कर हमारी तरफ देखने लगते। रूपमती वाकई ही रूपमती थी। उसके हुस्न में कोई शुबा नहीं था। वो एक मुकम्मल औरत थी। उसने लिबास भी ऐसा पहन रखा था कि उसके गुदाज हसीन बदन के तमाम नशेबो फराज वाजे हो रहे थे। उसकी चाल में भी एक तमकनत थी। लोग उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो जाते थे और मैं उसके साथ चल रहा था। मैंने कभी अपने बारे में इस तरह नहीं सोचा था, लेकिन मेरी जिंदगी में जितनी भी औरतें आई थी, अपनी अदाओं से और अपनी बातों से मुझे एहसास कराती रही थी कि मैं गुलफाम से ज्यादा खूबरू और हसीन हूँ। मुझे नीलाम करने वाले ने तो मुझे यूसुफ सानी का खिताब भी दे दिया था और मेरी नीलामी की बोली में रूपमती जैसी औरत बोली लगाते हुए 3 लाख तक चली गई थी। इन सब बातों से मुझे भी अब एहसास होने लगा था कि मैं कुछ हूँ। एक राहदारी में मुड़कर हम जीने पर चढ़ने लगे। उस जीने के सामने वाले हिस्से पर संगे मरमर की नायत नफीस किस्म की काम की खूबसूरत जालियां लगी हुई थी, जिनसे न सिर्फ ताज़ा हवा के झोंके अंदर आ रहे थे, बल्कि सामने का वसीउ अरीज कंपाउंड भी नजर आ रहा था। जीने की पहली लैंडिंग से वो 12 दरी भी नजर आ रही थी, जहां मुझे नीलाम की सूली पर चढ़ाया गया था। वो हिस्सा भी रोशनियों से बके नूर बना हुआ था। 12 दरी में नीलामी का कारोबार अब भी जारी था।
मुख्तलिफ आवाजें सुनाई दे रही थी। जीने के इख्तिताम पर हम रायदारी में दाईं तरफ मुड़ गए। यहाँ भी कुछ लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। रायदारी के इख्तिताम पर लकड़ी के स्टूल पर एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था, जिसने बैरून रंग का ड्रेस पहन रखा था। कमर पर बालिश पर चौड़ा सुनहरी बेल्ट था, जिसमें बाईं तरफ होलिस्टर भी लगा हुआ था, जिससे पिस्तौल का दस्ता झांक रहा था। सर पर बलदार पगड़ी बंधी हुई थी। वो रूपमती को देखते ही उठकर खड़ा हो गया और बाईं तरफ के कमरे का दरवाजा खोल दिया। रूपमती अंदर दाखिल हो गई, जबकि मैं बाहर ही खड़ा रहा। वो दरबान बड़ी अजीब सी नजरों से मुझे देख रहा था। रूपमती ने कमरे के वस में रुककर मेरी तरफ देखा। तुम बाहर क्यों रुक गए, अंदर आओ, उसने तहमकाना लहजे में कहा। मैं सर झुकाए अंदर दाखिल हो गया। दरबान ने दरवाजा बंद कर दिया। ड्राइंग रूम के तौर पर आरास्ता ये वसी कमरा बहुत शानदार था। फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था, फर्नीचर भी कीमती था। बाईं तरफ एक और दरवाजा था जो खुला हुआ था। उसके दूसरी तरफ बेडरूम था, जिसका कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। यूं तो महल नुमा इस इमारत में वो दौलतमंद लोग मुकीम थे जो गुलाम और कनीजे खरीदने के लिए यहाँ आते थे, लेकिन इमारत के ऊपर का ये हिस्सा राज महाराज किस्म के लोगों के लिए मखसूस था। यहाँ के अखराजात भी ज्यादा थे। रूपमती बेडरूम में दाखिल हो गई। उसने मुझे भी साथ आने का इशारा किया। यह कमरा बहुत शानदार तरीके से आरास्ता था। बसैरी पर आरामदेह मैट्रेस था, जिस पर हल्के नीले रंग की रेशमी चादर बिछी हुई थी। कमरे की पिछली तरफ कुशादा खिड़की थी, जिससे ताजा हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। खिड़की इमारत की अकबी समत में खुलती थी, लेकिन बाहर चौंके अभी अंधेरा था, इसलिए कुछ नजर नहीं आ रहा था। बहुत थक गई हूँ, रूपमती ये कहते हुए मसैरी पर ढेर हो गई। वो कुछ इस अंदाज में बिस्तर पर गिरी थी कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं सर झुकाए खड़ा उसकी तरफ से नजरें चुराने की कोशिश करता रहा, मगर कमबख्त ये नजरें बार बार उस तरफ उठ रही थी। सुबह होते ही फिर एक तवील सफर करना है, वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। मेरे पैर दबा दो, बहुत थकन हो रही है। मैं कांप उठा। गुलाम की हैसियत से ये मेरे लिए पहला हुक्म था, और किसी और काम के लिए कहा जाता तो मैं अमल करने में एक लम्हे की भी ताखीर ना करता, मगर उसके पैर दबाने में मुझे कुछ तामिल था। इसलिए नहीं कि मैं उसके पैर दबाने को अपनी तौहीन समझता था, बल्कि इसलिए कि इस हुक्म की तामील करते हुए मुझे अपनी इज्जत खतरे में नजर आ रही थी। मेरा वो शुबा बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहा था कि रूपमती ने मुझे महज गुलाम बनाने के लिए नहीं खरीदा था, बल्कि हकीकत ये थी कि वो मेरी रोनाई पर मर मिटी थी, जिसके लिए उसने 3 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। और मैं समझता हूँ कि अगर मेरी बोली 50 लाख तक भी जाती तो वो पीछे ना हटती। मुझे वो वक्त याद आ गया जब थाई ने मुझे कमरे में ले जाकर हिंटर उठा लिया था और मुझे कपड़े उतारने का हुक्म दिया था। वो फिर अपनी कमीज भी उतार दी थी। थाई ने मेरे जिस्म को टटोल कर देखा था और फिर मुझे अपने जिस्म पर हिंटर बरसाने का हुक्म दिया था, लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ थी। मैं सर झुकाए खामोश खड़ा था। सुना नहीं तुमने हमने क्या कहा है? रूपमती की आवाज अगरचे किसी कदर बुलंद थी, लेकिन लहजे में सख्ती नहीं थी। मैंने झुककर दोनों हाथ उसके पैरों पर रख दिए और पंजों को आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगा। चंद सेकंड बाद उसने घुटने ऊपर उठा दिए, उसके साथ ही लिबास भी सिमट गया। पिंडलियां बरहना हो गई। मेरे दिल की धड़कन कुछ और तेज हो गई।